हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सबको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी तरह से हमारी वीडियो के साथ प्यार बनाए रखना। तो अब आगे हम अब तक 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर। तो आज हमारा ये 5th लेक्चर रहेगा यूट्यूब के ऊपर अन की तरफ से। तो आज का वीडियो का टॉपिक आप सबके सामने लिखा हुआ है। आज के वीडियो में बेसिकली मैं बताऊंगा कि मैंने अपना गेट 19 और 20 वाला अटेम्प्ट जो था मेरा, वो क्यों खराब हुआ, क्यों मैं उनमें फेल हुआ, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मेरा जो अटेम्प्ट था 19 और 20 दोनों गेट अटेम्प्ट जो है मेरे खराब हुए। और फिर जाके मेरा 21 वाला अटेम्प्ट ठीक हुआ। मतलब मुझे टोटल 3 अटेम्प्ट्स मुझे लग गए फाइनली इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो सारी मैं आज की वीडियो में आज सारी गलतियां डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब गेट का एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है। तो आई होप आप सबके दिमाग में भी टेंशन क्रिएट हो रही होंगी। आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं मैं ऐसी गलती ना कर रहा हूँ जिससे मेरा भी कोई गेट का अब की बार वाला अटेम्प्ट खराब हो जाए। तो हम जनरली क्या होता है ना, हम दूसरों की गलतियों से ही सीखते हैं। तो या तो दूसरों की गलती से सीखते हैं, वरना एक बार खुद धोखा खाने के बाद सीखते हैं। यही हर ह्यूमन लाइफ में होता है। तो मतलब कोशिश तो इस YouTube वीडियो का मोटिव यही रहेगा कि आप मेरी गलतियों से कुछ सीख पाओ, क्योंकि हर स्टूडेंट वही गलतियां करता है, हर कोई बच्चा सेम गलतियां ही करता है जैसे मैंने भी की थी। तो आप उस तरह की गलतियां ना करो, आप उनसे कुछ ना कुछ सीख पाओ। यही आज की वीडियो का हमारा मेन मोटिव रहेगा, यही आज की वीडियो का हमारा टॉपिक भी रहेगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये 5th लेक्चर है। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये आज का यूट्यूब के ऊपर आज का हमारा ये 5th लेक्चर रहेगा। ठीक है, इससे पहले मेरी अन अकेडमी पे स्पेशल क्लासेस हो चुकी है। और उसके बाद वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अब तक 4 क्लासेस मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। ये आज हमारी 5th लेक्चर होगा ये, जिसके अंदर मैं आपको अपना गेट के अटेम्प्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं अपने बारे में कि क्या मेरा बैकग्राउंड रहा है, क्या क्या कुछ है। तो मेरा नाम शुभम बंसल है, और मेरी गेट 21 के अंदर मेरी AR 79 आई थी, और जो मेरे मार्क्स थे वो 84.1 थे। ठीक है, तो ये आफ्टर, अब आज की वीडियो के टॉपिक में आपने देख ही लिया, आफ्टर 19-20 आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, जिसमें जाके फिर मेरी AIR 79 आई। और ताकि मतलब मैं एक जगह पे सेटिस्फाई हो पाया, एक जगह पे सेट हो पाया। तो 2020 के अंदर मैंने BRC का रिटर्न क्लियर कर लिया था। ठीक है, अब ये खाली रिटर्न क्यों है, इंटरव्यू क्यों नहीं है, हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहे हो तो आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा, बट जो कोई नया है या फिर जिसको नहीं पता, मैं एक छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। क्योंकि मेरे पास जो डिग्री है वो MAE की है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन की, और वो डिग्री एलिजिबल नहीं है इंटरव्यू के अंदर, BRC के अंदर और काफ़ी सारी PSUs के अंदर। इसलिए इन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही, मतलब मैं बाहर हो गया, इसलिए मैं इंटरव्यू तक नहीं जा पाया। यही रीज़न है कि यहाँ पे अचीवमेंट में सिर्फ BRC का रिटर्न क्लियर लिखा हुआ है। तो ये मेरा 2020 में हो गया था। 2020 वाला जो BRC का एग्जाम था, जनरली BRC का जो एग्जाम है ना, ये आफ्टर गेट एग्जाम ही होता है। ठीक है, तो 2020 का गेट खराब होने के बाद फिर मेरा BRC का रिटर्न फाइनली क्लियर हो गया था। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आई थी। ठीक है, और अभी रिसेंट में मेरा NTPC में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, वाया दिस गेट स्कोर। तो आई होप अब आगे भी कुछ PSUs और है, जैसे NTPC में मेरी डिग्री एलिजिबल थी, MAE। ठीक है, तो अभी कुछ PSUs और हैं जहाँ पे मेरी डिग्री एलिजिबल है, तो जहाँ मैं और मैंने इस जगह भी अप्लाई किया हुआ है। आई होप वहाँ से भी पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, ताकि एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, इतनी रैंक लेके आने के बाद भी कुछ हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, मतलब इस रैंक का, इस मार्क्स का कुछ फायदा हुआ एटलीस्ट मुझे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अभी तक मेरे बारे में। ठीक है, तो अब अगर आप अन अकेडमी में बात करें, अन अकेडमी की वेबसाइट, और अगर आप अन अकेडमी की ऐप पे जाके अगर आप मेरा नाम सर्च करते हो, ये शुभम बंसल, तो आपको वहाँ पे मेरी प्रोफाइल फोटो दिख जाएगी। ठीक है, और अब तक मैंने अन अकेडमी के वेबसाइट के ऊपर टोटल 6 स्पेशल क्लासेस मैंने अब तक ले लिए। 7 स्पेशल क्लासेस मैंने अब तक कंप्लीट कर लिए, जिसमें से 3 के टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। एक थी मेरी कि मिस्टेक्स जनरली हम क्या करते हैं गेट और ESE में, उन सबको कैसे अवॉइड करना चाहिए। एक मैंने लास्ट के 3 मंथ स्ट्रेटेजी पे बनाई थी। ठीक है, और एक मैंने स्ट्रेटेजी फॉर गेट के रिगार्डिंग बनाई थी कि गेट के रिगार्डिंग हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया हुआ है कि शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाने हैं। एक वीडियो में मैंने टाइम टेबल के बारे में बताया हुआ है कि हमारा बेसिक शेड्यूल क्या रहना चाहिए। उसमें मैंने कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स को बाइफरकेट किया हुआ है, और उसके हिसाब से सबको सबको सबका एक आइडियल शेड्यूल क्या रह सकता है। बाकी हर किसी का शेड्यूल अपने ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी क्या स्पीड है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रो दिया है शेड्यूल के बारे में भी, ताकि हम एक आइडिया लेके वहां से अपना एक खुद का शेड्यूल बना पाए। ठीक है, और एक मैंने बनाई है कि टेस्ट सीरीज को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो ये तीनों वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इन तीनों को भी आप जरूर जाके देखना। और एक में मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन लिया था। ठीक है, तो ये जो डाउट क्लियरिंग सेशन था, ये
काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, इसमें काफ़ी लोगों ने डाउट भी पूछे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। लोगों के काफ़ी डाउट क्लियर हुए इससे। और अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप हर जो भी मेरी यूट्यूब वीडियो आती है उसके आप कमेंट सेक्शन में आप वो पोस्ट कर दिया करो। लाइव चैट में मत पोस्ट करना, कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करना, क्योंकि कमेंट सेक्शन, लाइव चैट जो होती है ना वो मतलब मिनट के हिसाब से वहाँ पे दिखाता है, बट अगर कमेंट सेक्शन में रहेगा तो वो वीडियो पे हमेशा विजिबल रहेगा। और मैं उसको जैसे ही मैं वीडियो ओपन करूंगा मैं आपके कमेंट्स जो है वो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके जो भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करूँ पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये अब तक मेरी टोटल 7 स्पेशल क्लास हो चुकी है अनअकैडमी की वेबसाइट पे, अनअकैडमी की यूट्यूब अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। आप वहाँ जाके मेरी क्लासेस देख सकते हैं अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस है, काफ़ी कुछ जानने को आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो जरूर जाके ये क्लासेस को देखना। तो अब बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप की। टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी का, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे गिवन है। पर अगर आप इस लिंक से नहीं खोल पा रहे हो तो आप टेलीग्राम पे जाके अगर आप खाली ये लिखते हो अनअकैडमी ME गेट अगर लिखोगे तो आपको अनअकैडमी का चैनल मिल जाएगा, मैकेनिकल का। ये चैनल खाली मैकेनिकल का है। तो इस चैनल पे आपको सारी क्लासेस के अपडेट मिल जाया करेंगे। जिस भी टीचर की जो भी स्पेशल क्लास हो रही होगी उस टाइम पे, या जो भी कोई क्लास है उसका कोई कोर्स लॉन्च हुआ है नया, वो सब का सब आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाया करेगा। कोई भी टेस्ट का अपडेट है, कोई भी नया कॉम्बेट आ रहा है उसका अपडेट होगा, तो वो सारे अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप जरूर जाके ये चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, और ये टेलीग्राम चैनल ओनली फॉर मैकेनिकल है। तो अगर और किसी ब्रांच का कोई वीडियो देख रहा है तो मैकेनिकल के लिए ही ये वाले चैनल का मैंने आपको लिंक बताया है। आपकी हर ब्रांच का एक रिस्पेक्टिव चैनल ऑलरेडी टेलीग्राम पे बना हुआ है, तो आप उनको जाके रेफर कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अनअकैडमी में दो तरह का सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक है और एक प्लस है। तो बात कर लेते हैं प्लस के बेनिफिट्स के बारे में। तो प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, वीकली टेस्ट आपको दिए जाएंगे, और इन सब ये सारा का सारा आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी बना के दिया जाएगा, जहाँ पे 2-3 टीचर्स मिलके एक बैच लॉन्च करते हैं। उस बैच के अंदर लगभग काफी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवाए जाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर्ड आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है, क्रैश कोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट फास्ट फॉरवर्ड में करना है तो वहाँ पे आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस रहेंगे। ये बैचेस हेल्प करते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो, या फिर क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही जनरली रैंक में इंप्रूवमेंट आती है। ये कंसेप्ट तो हम अपनी नॉर्मल रेगुलर क्लासेस से भी पढ़ लेते हैं, बट डिपेंड करता है, कुछ लोग खुद से क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर पाते, तो उसके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस बनाए जाते हैं, ताकि अगर वो खुद से नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट कोई टीचर की हेल्प से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो उनके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस बनाए जाते हैं, और वो भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। और इन सभी जो मैंने ऊपर फीचर्स बताए इन सबका आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा प्लस के ऊपर। ओके, तो आइकॉनिक की बात कर लेते हैं। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा, पर्सनल मेंटर मिलेगा, जो कि आपको 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करेगा आपकी पूरी की पूरी जर्नी के ड्यूरेशन में। और आपको डेडिकेटेडली डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स भी अवेलेबल होंगे। मैं भी एक डाउट क्लियरिंग एजुकेटर भी हूँ मैं। तो एक चैनल है जहाँ पे आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका डाउट जल्द से जल्द वहाँ पे क्लियर करके उसका सोल्यूशन पोस्ट कर दिया जाए। ठीक है, इन सभी का और आपको एक प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। ठीक है, और आपकी टेस्ट का एक पर्सनलाइज्ड एनालिसिस दिया जाएगा। स्टडी बूस्टर सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही में आपको स्टडी प्लानर बना के दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, कि आपकी क्या स्पीड है, आप कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से एक आपको स्टडी प्लान भी बना के दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स थे हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के। तो अगर बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, तो प्लस सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है 12 मंथ्स का, वो आपको 32,450 रुपीज़ का पड़ेगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स का आपको 56,450 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर लेते हो एस बंसल 10, तो और दोनों के अंदर जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो दोनों में ये एप्लीकेबल रहेगा, तो आपको इंस्टेंट वहाँ पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपका प्राइस बनेगा, जितने भी मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उसके अंदर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पे मेरा कूपन कोड अगर आप अप्लाई करोगे तो एस बंसल 10। तो अब आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप सबके सामने लिखा हुआ है कि वाई आई फेल्ड इन गेट 2019 एंड 2020। ये दो अटेम्प्ट जो मेरे बिल्कुल फेलियर रहे, और 21 वाला अटेम्प्ट मेरा सक्सेस रहा। तो क्या रीजंस थे कि मैं इन अटेम्प्ट्स में फेल हुआ, क्या क्या मैंने गलतियां की, आप उन सबसे क्या सीख सकते हो। तो आज की वीडियो में उन्हीं सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और कुछ मैं आपको चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ अलग आपकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, किस तरह से आप उनसे भी बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि 19 वाला जो मेरा अटेम्प्ट था वो क्यों मेरा फेलियर हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो बीटेक है
ठीक है, वो मैंने एमएई के अंदर कंप्लीट की थी, एमएई डिग्री के अंदर, और ये मेरी 2019 में भी मेरी बीटेक कंप्लीट हुई थी। ठीक है, और 2019 वाला ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था। और इस टाइम पे मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, कॉलेज के साथ साथ ही मैंने कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी थी। तो बेसिकली क्या होता था कि सुबह से शाम तक मतलब कॉलेज रहता था जनरली। तो आप ये मान के चलो 2-3 बजे मैं कॉलेज से फ्री हो जाता था। फिर वहां से मैं घर आता था, मेरा कॉलेज यहीं दिल्ली में ही था। तो दिल्ली रोहिणी से मैं घर आता था द्वारका, और वहां से आने के बाद फिर अपना खा पी के थोड़ा सा रेस्ट करके, एंड उसके बाद फिर मैं कोचिंग क्लासेस के लिए निकल जाता था। और फिर वहां से मैं रात को 10-11 बजे के आसपास मैं कोचिंग क्लासेस से आता था। ठीक है, तो ये एक शेड्यूल सा बना हुआ था मेरा 19 के प्रिपरेशन के टाइम पे। तो बेसिकली मुझे सेल्फ स्टडी का तो बहुत कम टाइम मिल पाता था, क्योंकि कॉलेज का भी थोड़ा वर्कलोड था। कॉलेज में हमने एक एसएई की भी टीम बनाई हुई थी, तो वहाँ पे भी थोड़ा वर्क रहता था। तो मतलब काफ़ी कम टाइम मुझे ऐसा मिल पाता था, जो मुझे लगता था कि मैं अपने लिए, खुद के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए जो मैं दे रहा हूँ, या फिर जो गेट के अटेम्प्ट के लिए मुझे देना चाहिए, मैं वो काफ़ी कम टाइम दे पा रहा था। जब मैं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी थी जब मैंने। तो इससे दिक्कत क्या हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्लासेस तो अटेंड कर ही रहा हूँ, तो मतलब मुझे चीज़ें समझ में आ रही है या फिर हो रहा है, पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। और ना ही मैं उन चीज़ों को रिवाइज करता था जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था ना। मैं उनको रिवाइज भी नहीं करता था घर आके। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ याद है जो आज क्लास में पढ़ाया गया है, तो मतलब भूलने वाले कोई चक्कर है नहीं, भूलने वाला कोई सीन है नहीं। बट फिर भी यही सारी मतलब ये गलतियां ही थी उस टाइम पे, मुझे नहीं रियलाइज हुआ कि ये मैं गलतियां कर रहा हूँ। बट जैसे जैसे जब फेलियर आदमी को मिलने लगता है, तो उसको पता चलता है कि हाँ, ये मैंने गलतियां की थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ गलतियां मार्क की हुई है, कि सबसे पहली जो मेरी गलती थी वो ये थी कि मैंने अपना जो सिलेबस है ना, वो पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं किया था। पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं किया था, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली 19 में ही मेरे साथ एक इंजरी भी हुई मेरी। मेरा जो लिगामेंट था नी का, लेफ्ट नी का जो लिगामेंट था, वो मेरा टियर हो गया था। उसकी वजह से फिर मुझे एक सर्जरी करवानी पड़ी। तो उसकी सर्जरी के बाद नी की जो सर्जरी होती है, लिगामेंट की सर्जरी, उसके बाद हमें ये करवाना पड़ता है, क्या कहते हैं, हमें मतलब बेसिकली एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है लेग्स की, ताकि हमारा जो वापस से जो मसल्स है वो दोबारा से ग्रो कर जाए। ठीक है, बट इस इन सब में मेरा काफ़ी जो थेरेपी बेसिकली, इन सब में मेरा काफ़ी सारा टाइम खराब हो गया था। तो कोचिंग के साथ साथ मतलब मैं इसी वजह से मेरी काफ़ी सारी कोचिंग क्लासेस भी मिस हुई। और कॉलेज में भी एग्जाम्स चल रहे थे, वो भी मैंने किसी तरह मैनेज करके, किसी तरह मैंने वो एग्जाम भी दिए। ठीक है, उस टाइम पे कोविड वाला भी सीन नहीं था कि मैं घर बैठ के एग्जाम दे सकता हूँ, मुझे कॉलेज जाके एग्जाम देना होता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मैं मेरी काफ़ी सारी क्लासेस भी मिस हुई। तो क्लास मिस होने के चक्कर में मेरा वो सब्जेक्ट ही स्किप हो गया बेसिकली, क्योंकि उसके बाद इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता था कि मैं जो सब्जेक्ट मिस हो गया ना, उसको मेरे पास, उसको खुद से पढ़ने के लिए मेरे पास भी टाइम इतना बच ही नहीं पाता था। क्योंकि दिसंबर के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली हमारा जाके पूरा की पूरी क्लासेस खत्म हुई थी। और उसके बाद फिर मेरे पास 1 से 1.5 मंथ था, जहाँ पे मुझे अपने जितने सब्जेक्ट अब तक पढ़ा दिए वो भी कंप्लीट करने हैं, और जो सब्जेक्ट मेरे छूट गए हैं, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मुझे वो भी कंप्लीट करने हैं। तो ये मतलब काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए ये सब करना। तो फिर मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि मैंने 31 दिसंबर को, मुझे आज भी याद है, 31 दिसंबर को मैंने फिर प्लान बनाया कि अब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ। क्योंकि घर पे बैठ के मेरे पे पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। अब घर पे काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बेड दिखता है एक तो आसपास, तो मन करता है कि सो जाऊं, थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, पावर नैप ले लूं, इस तरह की मन में चीज़ें आती रहती है। तो इन सबसे बचने का तरीका मुझे यही लगा कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ। वहाँ पे मुझे आसपास एक इन्वायरमेंट मिलेगा, एक आसपास दिखेगा कि हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरा भी मन लगा रहेगा उनको देख के। तो मैंने फिर 31 दिसंबर को मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, 31 दिसंबर ऑफ 2018। इसमें मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, और फिर मैंने अपना लाइब्रेरी में बैठ के मैंने 1 मंथ, क्योंकि 2 फेब को मेरा गेट, 2 फेब 2019 को मेरा एग्जाम था, फर्स्ट गेट का जो मेरा अटेम्प्ट था। तो मैंने 1 मंथ के अंदर जितना भी कोचिंग क्लास में पढ़ाया गया था, मतलब मैंने उनका बेसिकली नोट्स की मैंने सारी की सारी रिवीजन कर ली थी। बट कुछ सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिए थे। पर हाँ, वो सब्जेक्ट थोड़े छोटे थे, बट मैंने छोड़ दिए थे। जैसे मैंने पावर प्लांट छोड़ दिया था, क्योंकि पावर प्लांट मेरा स्किप हो गया था। ठीक है, मैंने मैकेनिक्स छोड़ दिया था। और मैथ्स में भी मैंने मतलब कुछ चैप्टर छोड़ ही दिए थे। तो मतलब और भी मेरे ख्याल से कोई छोटा मोटा कोई और भी सब्जेक्ट होगा जो मैंने छोड़ दिया होगा। इंग्लिश तो खैर हर कोई छोड़ता ही है। तो शायद से कोई एक सब्जेक्ट और मैंने कोई छोड़ा था। तो इस तरह से मतलब मैंने 2-3 सब्जेक्ट, ये छोटे थे सब्जेक्ट, पर मैंने छोड़ दिए थे। और जो भी कंप्लीट किए थे जो सब्जेक्ट, वो भी मतलब इतने अच्छे से नहीं किए थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा
थोड़े बहुत जो क्लास में क्वेश्चन करवाए गए थे बस वही क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिए थे। मैंने उसके अलावा और कोई फालतू क्वेश्चन भी नहीं प्रैक्टिस करे कहीं से। और मैं मतलब और फिर भी मैं ऐसा था, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जब हम कम पढ़ते हैं ना और जब हमें अपने सिलेक्शन की कम उम्मीद रहती है तो हम अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल से पेपर देने जाते हैं। और मेरे साथ वही हुआ, मैं 19 वाला जो पेपर था ना वो बड़ा कॉन्फिडेंस से देने गया। और वहां पे मेरा कम अटेम्प्ट हुआ पर मैं फिर भी खुश था। पता नहीं क्यों, क्योंकि उम्मीद ही नहीं करी थी कि मतलब कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा या कुछ भी, क्योंकि एग्जाम, क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, टाइम नहीं इतना मिल पाया था तैयारी के लिए। तो फिर मेरा जब ये मतलब सबसे पहले मेरी गलती यही रहती कि मैंने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया था पूरा का पूरा। तो अगर अभी पढ़ रहे हो या तो आप रिपीटर हो, अगर आप अभी कॉलेज गोइंग भी हो, ठीक है, तो कोशिश यही करना, जैसे अब तो कोविड आपको घर बैठ के वैसे ही पढ़ना होता है, तो कोशिश यही करना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वो सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करना है आपको। मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। खैर इनका वेटेज थोड़ा कम रहता है, ठीक है। मैकेनिक्स को 1% आप छोड़ सकते हो, बाकी अब थोड़े टॉपिक्स ऐड हुए हैं, नए टॉपिक्स, तो आने के चांसेस है मैकेनिक्स से भी और पावर प्लांट से भी क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आने के चांसेस है हमेशा से। बट अगर पहले की बात करें, उस टाइम पे तो बहुत एक या दो क्वेश्चन आते थे। और मैथ्स का जो टॉप, मैथ्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते, मैथ्स की काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग रहता है मैकेनिकल के लिए। तो मैथ्स एक तरह से आपको नंबर दिलाएगा ही, और आप अगर इसको छोड़ के जाओगे तो आप कंपटीशन से बहुत पीछे हो जाओगे। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है सेपरेट, जिसमें मैंने बताया हुआ है किस सब्जेक्ट में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। तो आप वो वीडियो भी जाके एक आइडिया ले सकते हो, उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे मतलब आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद फिर जो जो मेरी सेकंड मिस्टेक थी वो ये थी कि लेस टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। ये मैंने आपको ऊपर ही यहाँ पे बताया कि मतलब मेरा शेड्यूल ही इस तरह से था, मतलब मेरा पूरा दिन इतना बिजी रहता था कि मैं सेल्फ स्टडी को मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। अब रोज का ट्रैवल रहता था 1 से 1.5 घंटे या कोचिंग क्लास तक जाने के लिए, और फिर 1 से 1.5 घंटा वहां से वापस आने के लिए, ठीक है। और सारा दिन मेट्रो में, और फिर कॉलेज में मेरा दूर था। जितना मेरा कॉलेज से घर का डिस्टेंस था उतना ही मेरा घर से कोचिंग का डिस्टेंस था। तो मतलब दिन में मुझे दो दो बार अप डाउन करना पड़ता था। तो आधा टाइम तो मतलब मेरा अप डाउन में निकल जाता जाता था। तो फिर मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो इसलिए सेल्फ स्टडी जो है वो मेरी काफ़ी कम हो पाई। और सेल्फ स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि क्लास में टीचर ने जितना पढ़ा दिया उतना उसने सबको पढ़ाया है, जितने भी क्लास में लोग बैठे हुए हैं। अब जैसे लाइव क्लासेस चल रही है, तो ये अब आपकी अन अकेडमी पे क्लासेस हो रही है, तो क्लासेस के अंदर 50, 100, 150, 200 जितने भी लोग ज्वाइन करते होंगे, टीचर सबको उतना ही पढ़ा रहा है अगर किसी लाइव क्लासेस में जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। बट आप उसमें क्या अलग कर रहे हो वो आपकी सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। आप में उसमें क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हो ये आपकी सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर पूरा ध्यान देना है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि मैंने सारे लेक्चर अटेंड कर लिए, ऑनलाइन लेक्चर सब देख लिए, अब तो मेरे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप उन चीज़ों को खुद से नहीं पढ़ोगे ना, हमें ऐसा मन में एक मिसकंसेप्शन बनता रहता है हमारे, कि हमें सब कुछ आता है या फिर हमने पढ़ लिया है, हम कर लेंगे, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बट ये बहुत गलत कंसेप्ट है। हम जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक वो चीज़ हमारे मन और दिमाग में बैठेगी ही नहीं, जब तक हमें उस पर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। हमें अंदर ही अंदर भ्रम होता रहेगा कि मुझे आता है, आता है, आता है। बट जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना नया, तो उसी टाइम हम फ्लैट हो जाएंगे, उसी टाइम हमें कुछ भी सब कुछ धुंधला 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 नजर आएगा। तो उससे बेटर यही है कि आप अभी से ही सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो, सेल्फ स्टडी पे पूरा ध्यान दो, ठीक है। थर्ड जो मेरी गलती रही थी वो ये रही थी कि मैंने आपको बताया कि मैंने 31 दिसंबर को लाइब्रेरी ज्वाइन करी, और फिर मैंने 1 मंथ, क्योंकि 2 फेब को पेपर था, तो मैंने लगभग 1 मंथ मैंने प्रिपरेशन करी गेट के लिए। तो वो 1 मंथ में मैं क्या कर सकता था, मैंने अपना सिर्फ और सिर्फ नोट्स रीडिंग ही किया वहां पे। मैंने आपको बताया ये वाली बात, क्योंकि और जो टीचर ने जितने भी क्वेश्चन करवा रखे थे क्लास नोट्स के अंदर, मैंने ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन कर लिए। उसके अलावा मैंने कोई और अलग कोई सोर्स नहीं, कोई प्रीवियस ईयर थोड़े बहुत करे होंगे, मैक्सिमम तो प्रीवियस ईयर सब बचे ही हुए थे मेरे, ठीक है। थोड़े बहुत कुछ प्रीवियस ईयर कर लिए होंगे, किसी टीचर ने ऐसे बोल दिया होगा कुछ कुछ, तो वो कर लिए होंगे, और थोड़े बहुत वर्क बुक से कुछ क्वेश्चन कर लिए होंगे। बट मैक्सिमम जो था मैंने मतलब नोट्स रीडिंग ही करी मैंने, और नोट्स ही समझे, क्योंकि उस टाइम पे फॉर्मूले भी याद नहीं थे, तो मैंने फॉर्मूले वगैरह पे मेहनत करी, कंसेप्ट को समझने में मेहनत करी। क्योंकि क्लास में जो पढ़ा दिया था उसको कभी रिवाइज किया नहीं घर जाके। उस टाइम तो लगता था कि सब कुछ आता है, बट टाइम के साथ साथ ना सब कुछ धुंधला धुंधला होता गया, सब कुछ भूलने लगा। तो वो सारी चीजें, फिर उन सब चीजों को मैंने धीरे धीरे पकड़ा। तो वो 1 महीने में मैं सिर्फ नोट्स रीडिंग ही कर पाया, और ये भी सबसे बड़ी गलती थी मेरी। खाली नोट्स रीडिंग से कुछ नहीं होता है, आपको जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कोई फायदा नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये मेरी तीसरी मिस्टेक थी। चौथी मिस्टेक क्या थी कि वेरी अटेम्प्टेड वेरी फ्यू मॉक टेस्ट। अब ये आप खुद भी देख सकते हो, 1 मंथ के अंदर मैं कितने ही मॉक टेस्ट दे दूंगा, ठीक है। मुझे पढ़ना भी है और मैं क्या ही मॉक टेस्ट दे दूंगा। मेरे ख्याल से मैंने हार्डली 4 to 5 मैंने कुछ टेस्ट दिए होंगे हार्डली, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात तो नया नया शुरू किया था,
तो क्योंकि उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज ऐसे लग भी नहीं रहा था, उस टाइम पे कोई अन अकेडमी भी नहीं था, कोई ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं मिल रही थी कहीं से, अपना कोई इतना यूट्यूब पे भी इतनी क्लासेस वगैरह नहीं मिलती थी। जो था वही कोचिंग में ही था। तो जो जो भी मॉक टेस्ट वगैरह थे जितने भी, तो मतलब मैंने खरीद तो ली थी टेस्ट सीरीज, शायद से हमें कोचिंग के नहीं खरीदी थी मैंने टेस्ट सीरीज, पर वो मैंने बहुत ही कम उसके टेस्ट दिए क्योंकि टाइम ही नहीं था टेस्ट देने के लिए, और दूसरा मोटिवेशन नहीं था। एक टेस्ट दिया उसमें कम नंबर आए तो उसके बाद उसको देना ही बंद कर दिया। ऐसा लगने लगा कि ये तो डिमोटिवेट कर रहे हैं, लास्ट का एक मत बचा हुआ है, अब टेस्ट में कम नंबर आ रहे तो डिमोटिवेशन होगा। ये सब चीजें दिमाग में आ रही थी और मैंने टेस्ट ही नहीं दिए। और ये सबसे बड़ी गलती थी, ये सबसे बड़ा ब्लंडर था मेरा 19 वाले अटेम्प्ट में। तो ये मतलब मोटी मोटी ये चार मिस्टेक, 19 वाला जो मेरा अटेम्प्ट खराब हुआ वो मेरा इसी वजह से हुआ कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, बेसिकली मेरे कंसेप्ट अच्छे नहीं थे, मुझे फॉर्मूला ढंग से याद नहीं थे, मैंने ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी थी। ये मतलब एक तरह से टेक्निकल नॉलेज मेरी सारी की सारी वहाँ पे डाउन ही थी। इस वजह से मेरा 19 वाला अटेम्प्ट खराब हुआ, और इसके लिए मैं दुखी भी नहीं हूँ क्योंकि यहाँ मैं बिगिनिंग फेस में था, यहाँ मैं सीख रहा था। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं ऐसे, क्योंकि मुझे पता था मेरी तैयारी कैसी है, तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं मतलब 80-90 नंबर ले आऊंगा गेट के अंदर। बस ये था कि एक बार दे के आना है। ठीक है, जितना अपना मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो पाएगा उतना करके आना है, ये सोच के मैं पेपर देने गया था, और इसीलिए मैं पेपर देते हुए कॉन्फिडेंट भी था। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको मतलब चार गलतियां बताई अपनी जो 19 के अंदर रही। तो ठीक है, तो मेजर तो जो मेरी गलती थी ना वो यही थी कि मेरे कंसेप्ट काफी ज्यादा वीक थे। ये सबसे बड़ी गलती थी। और मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे कंसेप्ट वीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस करे थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे पता चलेगा ना मेरे कंसेप्ट वीक है। अगर जो सर ने करवा रखे है बस वही क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिया, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। अब क्लास में तो सब कुछ नहीं हो सकता ना, क्लास में कोई भी टीचर है वो कितने क्वेश्चन करवा देगा आपको, उसके बाद आपके ऊपर है, वही सेल्फ स्टडी वाली बात आ जाती है, आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट डालते हो, आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो, ये आपके ऊपर है, आप कितनी खुद से मेहनत कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी गलती थी। तो अब आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा अब आपको कि कंसेप्ट को किस तरह से बेसिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्या एक चीज रह सकती है कि जिससे हम अपने कंसेप्ट बिल्डिंग कर पाए। ये सबसे पहले तो क्या गलतियां रहती है कि हमारे कंसेप्ट वीक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इन वीक कंसेप्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, किस किस सोर्सेज को फॉलो किया जाए, ये सब कुछ मैं अब डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि मिस्टेक्स क्या है जो कि काफ़ी सारे लोग करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, वो ऐसी कौन सी मिस्टेक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने भी की थी कि रीडिंग थ्योरी अगेन एंड अगेन। ठीक है, वो थ्योरी ही बार बार उसकी थ्योरी को ही चाटते रहते हैं। उनको लगता है कि मैं थ्योरी पढ़ता रहूंगा, जो नोट्स बनाए गए हैं जो क्लास में पढ़ाया है बस मैं वही पढ़ता रहता हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहा। और अपना ऐसा लगेगा कि मतलब मुझे ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पर क्वेश्चन में जब तक अप्लाई नहीं करूंगा उस चीज को तो कैसे समझ में आएगा। अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप आपने थ्योरी बुक सारी पढ़ ली, ठीक है, बट अगर आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि रियल लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस फेस हो सकती हैं, क्या क्या हमें डिफिकल्टीज आती है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। ये सब पता कैसे चलेगा, इन्हीं सब चीजों से पता चलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम उनको रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही कंसेप्ट्स का है, कंसेप्ट एक बार आपने नोट से पढ़ लिए, पर जब तक आप उनको रियल में अप्लाई नहीं करोगे तो तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कि आपको करना क्या है, किस तरह से क्या क्या गलतियां हो सकती है आपसे, आपको अपनी गलतियां ही नहीं पता चलेगी। और गलतियां पता चलनी बहुत जरूरी है। एग्जाम से पहले अगर आपको अपनी गलतियां पता चल गई तो वो आपके लिए एक वरदान है एक तरह से। और अगर आप अभी भी अपनी गलतियां नहीं ढूंढ पा रहे हो तो वो एक तरह से शाप ही है आपके लिए। क्योंकि क्योंकि यार हमने कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसका एग्जाम में जाके वैसी गलतियां हो या फिर वैसी ब्लंडर हो हमसे। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, थ्योरी बार बार थ्योरी नहीं चाटना है। हमेशा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस रखना है, मैं हर वीडियो में भी बोलता हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, दूसरी गलती क्या रहती है कि रीडिंग क्वेश्चंस बट नॉट प्रैक्टिसिंग देम। इसका मतलब ये काफी ज्यादा ब्लंडर है। इसमें क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन को रीड करना मतलब सोल्यूशन को भी रीड कर लेना। वो क्वेश्चन देखेंगे उसका सोल्यूशन देख लेंगे और अपने माइंड में सोच लेंगे, अच्छा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया, हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन खत्म। उन्होंने एक बार भी पेन नहीं उठाया, एक बार भी नोटबुक नहीं उठाई, उसको खुद से कुछ भी नहीं करके देखा, उन्होंने बस क्वेश्चन पढ़ लिया कैसे एग्जामिनर ने किया हुआ है, कैसे वहां पे बुक में कैसे सोल्व किया हुआ है वो देख लिया, और खुश हो गए कि हमें तो मजा आ गया, हमें तो क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, हमारे तो कंसेप्ट भी बढ़िया हो गई, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गई। हवा हवा में 2 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर हमने 15-20 क्वेश्चन निपटा दिए। बड़े बड़े क्वेश्चन 15-20 मिनट में हमने 15-20 क्वेश्चन ऐसे ही निपटा दिए 5 मिनट के अंदर। ठीक है, खुश हो रहे हैं कि दिन के मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए, 150 क्वेश्चन कर ली। बट ऐसा नहीं है, जब तक आप उनको अपने पेपर के ऊपर जब तक आप लिखोगे नहीं ना, जब तक आप खुद अपने पेन से अपने हाथ से जब तक आप उन क्वेश्चनों को नहीं प्रैक्टिस करोगे, जब तक उनका कोई फायदा नहीं है उन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो क्वेश्चन को खाली रीड नहीं करना है, उनको प्रैक्टिस भी करना है, उनको लिखना भी है।
उनको खुद से आपको सोल्व करना है। जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको कभी भी मत रेफर करो, ये ब्लेंडर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और काफी लोग क्या गलती करते हैं कि 3-4 टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में बताया है, अब मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3-4 टेस्ट सीरीज खरीद लो और आप ये सोचोगे कि मैं टेस्ट सीरीज लगा लूंगा और मैं सारी टेस्ट सीरीज खत्म कर दूंगा। तो मतलब भूल जाओ, मैं सच बता रहा हूँ ये बात। एक एक टेस्ट सीरीज के अंदर लगभग 50 से 60 टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो 3-4 टेस्ट सीरीज खत्म करना, अगर आपको सिर्फ टेस्ट ऐसे ही देते हुए चलना है, उसका कोई एनालाइज नहीं करना है, तो बात अलग है। बट अगर आप उसको रियल में यूज करना चाहते हो ना, उस टेस्ट सीरीज को, जितने आपने पैसे उस पर वेस्ट करे हैं, अगर आप उसको सच में उन पैसों को इस्तेमाल करना चाहते हो कि आपको ऐसा ना लगे कल को वो पैसे वेस्ट हुए, तो उसके लिए ना आपको एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है टेस्ट की। और वो जब ही होगी जब आप लिमिटेड टेस्ट खरीदोगे। एक टेस्ट तो कंपलसरी है ही, ठीक है। मतलब जो अगर अभी फ्रेशर है तो उसको तो सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, उसको कभी भी 2 या 3 टेस्ट सीरीज के पीछे भागना ही नहीं है। अगर आप रिपीटर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 टेस्ट सीरीज मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सकते हो। 2 से फालतू एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है आपको, 2 टेस्ट सीरीज मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना, उससे फालतू कोई भी नहीं। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लेनी है, दो दो टेस्ट सीरीज पे अपना टाइम मत बर्बाद करो। एक टेस्ट सीरीज लो, उसी में 50-60 टेस्ट मिल जाएंगे, उसी को ढंग से एनालाइज कर लोगे ना, तो उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने काफी लोग ऐसे देखे हैं जो एक एक टेस्ट सीरीज से और खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके ना, प्रीवियस ईयर वर्कबुक और एक टेस्ट सीरीज, इनसे पता नहीं कितनी बढ़िया बढ़िया रैंक लेके आए, ठीक है। कितनी अच्छी अच्छी पीएसयू में बैठे हैं। पर तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि मैं 3 टेस्ट ले लूंगा, 4 टेस्ट ले लूंगा। मार्केट में काफी इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। काफी लोग आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो आपके साथ कोचिंग में बैठे हुए हैं, वो काफी लोग ऐसे बोलेंगे कि यार मैंने 3 ले ली, मैंने 4 टेस्ट सीरीज ले ली, और ऐसे मतलब दिखाएंगे कि मैंने 4 4 टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहा है वो लड़का 5 टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो गलती कर रहा है, वो कुछ अच्छी चीज नहीं कर रहा है, ठीक है। आप उसको सोच के डिमोटिवेट मत होना कि यार वो तो इतनी टेस्ट सीरीज कर रहा है, मैं तो एक ही ली है बस। आप उल्टा उससे आगे हो, क्योंकि आपने एक लिया, आप उसको ढंग से यूज कर पाओगे। आपका पैसा भी बचेगा और आपको उसको ढंग से भी यूज कर पाओगे। तो बेटर यही है कि अगर आप रिपीटर होंगे तो आपको 2 लेनी है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लेनी है, ठीक है। और फोर्थ ब्लेंडर क्या करती है कि जैसे 3 से 4 टेस्ट सीरीज भी ले ली, और फिर 3 से 4 कोचिंग के अलग अलग जगह से नोट्स उठा लेंगे, मटेरियल उठा लेंगे, ठीक है। उनको लगेगा कि मैं इससे भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ से भी पढ़ लूंगा, इनके भी नोट्स उठा लूंगा, इस टीचर के भी, उस टीचर के भी, उस टीचर के भी नोट्स उठा के फिर खिचड़ी बना देते हैं उस चीज की। और पढ़ते फिर एक को भी नहीं है, घर के अंदर पूरा का पूरा ढेर लगा रहता है नोट्स का, ठीक है। और जब जैसे ही पढ़ने के लिए कह दो तो वही, या तो वही एक नोट्स ही पढ़ेंगे या कुछ पढ़ेंगे। तो फायदा क्या है इन सब चीजों को करने का? आपका पैसा ही वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना। इससे बढ़िया क्या है, एक सोर्स को फॉलो करो, ठीक है। अगर आपका मन भी है ना कि आपको यूं लग रहा है कि मैं एक सोर्स को पढ़ पढ़ के बोर हो गया हूँ, या फिर कोई रिपीटर है उसको ऐसा लग रहा है मैं बहुत बोर हो गया हूँ, तो क्या करो। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, अपना टेलीग्राम खोलो, टेलीग्राम के ऊपर ना कोई भी ग्लोबल ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पे ऑलरेडी लोग अपने डाउट्स पोस्ट करते रहते हैं, और हर कोई बंदा कहीं ना कहीं दूसरा ही सोर्स रेफर कर रहा है। तो आप उनके सेलेक्टेड क्वेश्चन कर लो। आपको यूं तो नहीं होगा कि आप पता नहीं कहाँ कहाँ से अलग अलग टीचर के नोट्स भी ना दिक्कत कर देते हैं। एक टीचर को ही फॉलो करो, किसी ने कुछ पढ़ाया, किसी ने कुछ पढ़ाया, अब आप टेंशन ले लोगे। हर चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको खुद से देखना है, ये आपको प्रीवियस ईयर एनालाइज करके पता चलेगा। मैंने भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है क्या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको वही चीज फोकस रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। आपको कोई पीएचडी करनी नहीं, आपको कोई थीसिस बनानी नहीं है। आपको गेट का एग्जाम निकालना है, गेट में इतने एमसीक्यू आएंगे, इस टॉपिक से ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, तो इस टॉपिक में इस कंसेप्ट के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे बस वही करना है। एग्जाम निकालना है आपको, कोई नहीं आपसे पूछने वाला कि आपने कितनी इसमें पीएचडी कर ली, कितनी थीसिस कर ली। अगर आपका गोल पीएचडी करने का है तो गेट निकालो, आईआईटी ज्वाइन करो, बढ़िया जाके पीएचडी करो। और अगर आपका मोटिव ये है कि मुझे अच्छी एक अच्छी पीएसयू चाहिए, एक अच्छी जगह पे मुझे सेटल होना है, तो भाई सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रिलेटेड पढ़ो। फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक सोर्स रेफर करना, कोई भी फालतू जगह पे मत भागो। अगर आप अनअकैडमी की वीडियोस देख रहे हो, अनअकैडमी की एक टीचर फॉलो करो, ठीक है। उसने जो नोट्स बनवा दिए, एक बढ़िया टीचर ढूंढ लो, उसके नोट्स को फॉलो करो, बस और कुछ नहीं। कहीं और फालतू हाथ मारने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। अब बताता हूँ कंसेप्ट बिल्डिंग किस तरह से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा 19 में कंसेप्ट काफी वीक रहे थे, तो कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर बात कर देता हूँ कि कंसेप्ट किस तरह से अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ 5 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले कि आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, या फिर आपका कोई भी कंसेप्ट अगर वीक है, आपने कोई टेस्ट दिया, आपको वहां से कोई कंसेप्ट वीक लगा, ठीक है, तो अब आपको उसके ऊपर मेहनत करनी है। या फिर आपको अपने सब हर किसी को अपने बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि ये टॉपिक इस सब्जेक्ट में मेरे वीक है, ठीक है। तो आपको भी पता होगा मेरे किस टॉपिक में क्या कंसेप्ट मेरा वीक है। तो उस कंसेप्ट को पढ़ो, और उस कंसेप्ट के ऊपर
एक जैसे या फिर थोड़े थोड़े मिलते जुलते अलग अलग से आप अलग अलग क्वेश्चन कर लो उसको उस टॉपिक के ऊपर। ऐसा नहीं है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उस पर एक क्वेश्चन कर लिया खत्म। आपको उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, जहां से भी आपको मिल जाए। प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर गेट के देखो, प्रीवियस ईयर ईएससी के देखो, प्रीवियस ईयर किसी पीएसयू वाले के देखो, कोई भी पीएसयू की बुक होगी वहां से देखो। आपको प्रीवियस कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सेम कंसेप्ट के ऊपर। क्योंकि कंसेप्ट तो वही है ना, एक कंसेप्ट को हर एग्जाम में कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं, उसी से आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस आपको करने हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर, तो हुई आपका, तब आपको उस कंसेप्ट के अंदर आपको कॉन्फिडेंस भी जब भी आएगा। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि सोल्व क्वेश्चंस विद एन एक्टिव माइंड। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं भी गलती करा करता ये क्या करते हैं हम, जैसे मान लो कोई सीओपी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सीओपी का मतलब हमें पता है नॉर्मल उसमें सीओपी निकालने टेम्परेचर वगैरह गिवन है। तो हमने क्या, ये क्वेश्चन रीड किया, टेम्परेचर वैल्यूज देखी, मतलब बिगिनर है अभी, हम टेम्परेचर वैल्यू देखी और सीधा सीओपी का फॉर्मूला लगाया, खत्म। हम दिमाग कहीं और ही चल रहा है, सीओपी का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाले, खुश हो गए। बट ऐसा नहीं है, आपको ना कोई भी अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, खैर ये तो चलो सीओपी वाला था, बट अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान उस क्वेश्चन के ऊपर रखना है। आपको हर एक उस क्वेश्चन की ढंग से लाइन पढ़नी है। जब अभी आप, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस फेस में हो, अभी आपका कोई एग्जाम थोड़ी है। अभी आप लर्निंग फेस में हो, अभी आप सीख रहे हो चीजों को। और अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप ढंग से, मतलब अभी तो खैर 2 ही मंथ बचे हुए हैं, बट अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है या क्या, किस तरह से आप किसी कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आप कोई छोटा मोटा कंसेप्ट है तो आपके पास पूरा टाइम है कि आप उस कंसेप्ट के ऊपर ढंग से मेहनत करो। तो उसमें आपको, अगर आप फोकस रह के, एक्टिव रह के अगर आप उस चीज को पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे आप उससे ना पता नहीं, एक क्वेश्चन से 2-3 चीजें आप एक्स्ट्रा ही सीख पाओगे, और वही आपको हेल्प करेगी। काफी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं गाने सुनते हुए। ठीक है, तो ध्यान कहीं और होता है। गाने सुन रहे हैं, आधा ध्यान तो भटका हुआ है गानों के अंदर, आधा ध्यान है क्वेश्चनों के अंदर। तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, उससे आपको तो लग रहा है आपने बहुत सारे क्वेश्चन निपटा दिए गाने सुनते सुनते, पर ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन करे हैं आपने, पर उससे आपने कुछ सीखा नहीं है। क्वेश्चन से सीखो एक, अब जब उसको एक्टिव माइंड रह के, जब अपने पूरा ध्यान उस क्वेश्चन के ऊपर रखोगे, तो वो क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अपना ध्यान भटकाया, आपका ध्यान कहीं और ही चल रहा है, बस आपका पेन चल रहा है, आपके हाथ चल रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, एक डेटा ऑपरेटर वाला काम कर रहे हो आप, बस डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला। आपके सामने डेटा है, आप उसको फिल कर रहे हो, आंसर निकाल के वहां मैच कर रहे हो बस। तो उससे आप कुछ सीख नहीं रहे हो। सीखोगे जब जब अपना पूरा का पूरा ध्यान वहां लगाओगे, उसका कंसेप्ट पकड़ोगे कि उस क्वेश्चन में किस तरह का कंसेप्ट गिवन था, इस क्वेश्चन में क्या क्या मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे अप्रोच करता तो, ऐसे अप्रोच करता तो। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं सोचना है, पर इस तरह से कि कम टाइम में ताकि वो क्वेश्चन हो पाए। कोशिश करो कि किस तरह से मैं इसको छोटा भी कर सकता था। ठीक है, या क्या इसमें अलग वैरायटी का क्वेश्चन पूछ सकता था। गेट गेट ने सीओपी इस तरह से पूछी, क्या पता टेम्परेचर को इस तरह से दे देता, या फिर ये कर देता, वो कर देता। तो आपको इस तरह की वैरायटी अपने दिमाग में सोचनी है, ताकि आप, वही बात हो गई, ये फर्स्ट पॉइंट की तरह एक तरह से है ये, कि सेम कंसेप्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अपने एक्टिव माइंड, अपना पूरा का पूरा एक्टिव माइंड रख के। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो आपको जितने भी, जो भी आपके फॉर्मूलाज है, ठीक है, वो आपको हर बार लिख के देखने हैं। आपको बस ऐसे याद नहीं करने हैं हवा में। आपको जितने भी आपके फॉर्मूला है, अगर आप वो लिख के देखोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको वो ज्यादा टाइम तक और ज्यादा ढंग से आपको वो याद रहेंगे। ये मैं पिछली वीडियो में भी मैंने बोला है, इस वीडियो में भी मैं बोल रहा हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, फॉर्मूले जितने भी है उसको प्लीज लिख लिख के तो प्रैक्टिस करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि देखो इससे मतलब कोई, मैं आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है इससे। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हो, तो आप ऐसी चीज सीख के जाओ कि आपको एग्जाम में कुछ फायदा ही हो उससे। कल को आपको याद आए कि हाँ, इस वीडियो में मैंने इस तरह की चीज सुनी थी और इसने आज मेरी लाइफ ऐसे बदल दी, इससे मुझे काफी बेनिफिट हुआ। काफी चीजें, छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है ना, कहीं कहीं से हमें ऐसी चीज सुनने को मिल जाती है कि हमारा लाइफ ही बदल देती है, हमारा पूरा का पूरा आगे की हमारी प्रोसेस ही बदल देती है वो लाइफ की। ठीक है? तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पे अच्छा लगता है तो प्लीज उसको फॉलो जरूर करना। ठीक, फॉर्मूलाज को हमेशा लिख लिख के प्रैक्टिस करना है आपको, कभी भी ऐसे हवा में नहीं याद कर लेना है फॉर्मूलाज को। ठीक, और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। ये मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, मतलब जो भी टेस्ट सीरीज आप ले रहे हो, टेस्ट देना सबसे अच्छी चीज है किसी भी कंसेप्ट बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, जो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट को भी ठीक करता है टेस्ट जो है। ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और थर्ड पॉइंट के लिए भी। मतलब ये बेसिकली सबका निचोड़ यही टेस्ट ही है बेसिकली। क्योंकि टेस्ट से एक तो आपको अलग अलग कंसेप्ट के सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, अलग अलग सेम कंसेप्ट पे अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट देते हो तो। और साथ ही में जब आप टेस्ट दोगे तो आपका एक माइंड भी एक्टिव रहेगा, तो आप एक्टिव माइंड के साथ बैठ के क्वेश्चन तो करोगे। ऐसा नहीं है कि आप गाने सुनते वगैरह क्वेश्चन कर रहे हो। तीसरा, जो भी आपको वहां से
क्योंकि आप एनालाइज करोगे टेस्ट की, तो आपको जो कुछ फॉर्मूले जो आपको वीक लग रहे होंगे वहां पे, उन फॉर्मूले को फिर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपका थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर पूरा फोकस रखना है, आपको टेस्ट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। टेस्ट देना है और उसको एनालाइज जरूर करना है, एनालिसिस मत करना, एनालिसिस करना मत भूलना यार प्लीज, एनालिसिस जरूर करना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करूं मैं अगर, तो ये इसमें ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट मार्क टफ क्वेश्चंस ओनली। मतलब मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया, काफी जगह आपने सुना होगा, अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा, आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, तो आपने उसके क्वेश्चन करे, वेदर वो पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई किसी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करे हैं, या फिर किसी वर्क बुक को फॉलो किया है, या कहीं से भी टेस्ट सीरीज में कहीं से भी किया आपने, तो जनरली आदत क्या रहती है कि हम ना खाली टफ टफ क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, और हम सोचते हैं कि अब जब हम रिवीजन करेंगे तो हम ये टफ क्वेश्चंस को कर लेंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको मार्क उन क्वेश्चनों को करना है जो आपको लगता है कि आपको रिवीजन में भी हेल्प करेंगे, वो जो क्वेश्चन अच्छे हैं। अच्छे, हर हर टफ क्वेश्चन अच्छा नहीं होता। टफ क्वेश्चन कभी गेट ने दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा भी आने के चांसेस है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गेट कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है और उसके बाद उनका कोई रेलेवेंट नहीं रहता, उनका कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, ठीक है। बट आपको अपनी रिवीज, आपको जो मार्किंग करनी है ना, मैंने जितनी भी अपनी मार्किंग की है बुक्स के अंदर, वो इस तरह से की है कि मैंने हर कंसेप्ट से एक क्वेश्चन वहां पे मार्क किया हुआ है। तो उससे फायदा क्या होता है ना, जब भी मैं रिवीजन करता हूँ, तो रिवीजन करने के बाद जैसे ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए ना मैं लगभग हर कंसेप्ट से मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि मैंने हर कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन वहां पे मार्क किया हुआ है। तो आपको सिर्फ टफ क्वेश्चन नहीं मार्क करने हैं, आपको मार्क करने हैं वो वाले क्वेश्चन भी जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंसेप्ट, या तो आप वो कंसेप्ट भूल रहे हो, उस कंसेप्ट के भी क्वेश्चन आपको मार्क करने हैं वहां पे, चाहे वो क्वेश्चन ईजी हो, पर अगर आपको लग रहा है उस कंसेप्ट में थोड़ी बहुत आपको वीकनेस है, या फिर कंसेप्ट में कुछ घुमा सकता है, तो आपको वो क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, खाली टफ क्वेश्चन नहीं मार्क करने। ये फिफ्थ पॉइंट था। अगर आप ये 5 पॉइंट फॉलो कर लोगे ना, तो आपके ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज आपने ये 5 पॉइंट फॉलो किए, कल से आप बिल्कुल कंसेप्ट आपके बढ़िया हो जाएंगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम के साथ साथ आपको रियलाइज होगा कि देखना आपके कंसेप्ट ना स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है लाइफ के अंदर। कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है पेपर को लेके, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और आपके नंबर भी फिर अच्छे ही आएंगे। ये कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ अब तक मैंने बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बताया मैंने आपको 19 वाला अटेम्प्ट मेरा क्यों खराब हुआ, और क्या कैसे कैसे हम उन अटेम्प्ट में जो मैंने गलतियां की थी वो कैसे कैसे सुधारी जा सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ मेरा 20 वाला अटेम्प्ट क्यों मेरा खराब हुआ, ठीक है। 19 वाला अटेम्प्ट खराब हुआ मेरा मेरी टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से, है ना। वहां पे मेरे कंसेप्ट अच्छे नहीं थे, वहां पे मेरी पढ़ाई में कुछ कमियां थी। पर मेरा 20 वाला क्यों अटेम्प्ट खराब हुआ, ये मेरा साइकोलॉजिकली खराब हुआ 20 वाला जो मेरा अटेम्प्ट था। इसके कुछ 4 पॉइंट्स अगर मैं एकदम से बता दूं ब्रीफ में, तो एग्जाम फियर रहा। सेकंड क्या रहा कि मैंने काफी ज्यादा टाइम टेलीग्राम पे वेस्ट कर दिया। ये टेलीग्राम का जो टाइम वेस्ट है ये भी मैं बताता हूँ किस तरह से हुआ मेरा। तीसरा ओवर थिंकिंग। फोर्थ क्या रहा कि मेरे कंसेप्ट भी इसमें थोड़े बहुत कंसेप्ट भी वीक थे। पर जो मेजर जो मेरा पार्ट रहा, जो कि मेरा फेलियर के लिए जो मेजर मेरा पार्ट मैं मानता हूँ 20 वाले अटेम्प्ट के लिए, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। ये सारे के सारे जितने भी थे, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स थे मेरे। देख लेना स्पेलिंग थोड़ी सी, ठीक है। तो क्या क्या गलतियां रही मुझसे, मैं आपको सबसे पहले जो मेरा ब्लेंडर, जो सबसे बड़ी जो मेरी गलती रही 20 वाले अटेम्प्ट में, तो एक बार मैं इससे पहले बताता हूँ 20 वाले अटेम्प्ट से पहले की जो स्टोरी थी। तो जैसे मेरा 19 वाला अटेम्प्ट मेरा खराब हो चुका था, तो उसके बाद फिर मैंने अपना हिम्मत करके मैंने 20 वाला अटेम्प्ट लिखने के लिए भी, क्योंकि हिम्मत करके तो क्या खैर ये तो देना ही था, क्योंकि पता था कि 19 वाला अटेम्प्ट इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो 20 तो देना ही है, क्योंकि मुझे 20 में ईएससी भी देना था, ठीक है। तो इसलिए ये तो था ही, पढ़ना तो है ही, तो 20 वाला अटेम्प्ट भी देना ही है। तो फिर 20 वाले अटेम्प्ट में जो मैंने टेस्ट सीरीज खरीदी थी, एक ही टेस्ट सीरीज थी मेरे पास 20 वाले अटेम्प्ट में भी। तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर मेरे हमेशा जो मार्क्स है वो 75 से 80 के आसपास आ जाया करते हैं लगभग। मतलब धीरे धीरे मैंने अपने कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए थे कि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मेरे कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि मेरे 75 से 80 मार्क्स मेरे टेस्ट सीरीज के अंदर आ जाते थे, और मेरे रैंक भी अंडर 10 अंडर 20, कभी कभी फर्स्ट रैंक भी आ जाती थी। तो मतलब एक बड़ी खुशी रहती थी, एक जॉयफुल लाइफ चल रही थी, कि ऐसा लग रहा था कि हाँ आपकी बार तो यार रैंक 1 ही आएगी। और सपने भी सिर्फ रैंक 1 के ही थे। ये खैर ये चीज़ होनी चाहिए, एक रैंक 1 का, अच्छे रैंक का सपना होना चाहिए, तो जब भी कुछ फायदा होता है। बट मैंने तो बिल्कुल ऐसा कर लिया था कि मतलब रैंक 1 के अलावा कुछ आनी ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसे ही मन के अंदर एक इमेज बना ली थी, एक फालतू की एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर ली थी माइंड के अंदर, जो कि सबसे बड़ी गलती थी मुझे, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी जो मैंने गलती की ये मतलब ये मेरे साथ हुआ टेस्ट सीरीज वगैरह में। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि यार मेरे नंबर आ जाएंगे।
बट फिर जैसे ही मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया, जैसे ही मैं एग्जाम लिखने के लिए बैठा, तो सबसे बड़ी जो चीज मुझे मार गई वो थी एग्जाम फियर। ठीक है, एग्जाम फियर ने मेरा वो 20 वाला अटेम्प्ट पूरा का पूरा खराब कर दिया। एग्जाम फियर कैसे आया कि मेरे पे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो मतलब तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था, बट एक दो क्वेश्चन तो मेरे से बिल्कुल ही शुरुआत वाले क्वेश्चन हुए ही नहीं। और वो देख के मैं घबरा गया, मुझे ऐसा लगने लगा कि क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन ही बना रखी थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं छोड़ ही नहीं सकता अगर मुझे रैंक वन लेके आनी है तो। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्वेश्चन ज्यादा छूट रहे थे मेरे से, तो मेरा दिमाग खराब होने लग गया और आती हुई चीज भी मैं गलत करने लग गया। तो ये मेरा एग्जाम फियर रहा। मैं आगे बताऊंगा आगे स्लाइड्स में किस तरह का एग्जाम फियर किस तरह से आ जाता है और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, मैंने क्या क्या कैसे ठीक किया था। तो सबसे बड़ी गलती मेरी, सबसे पहला फेलियर का रीजन एग्जाम फियर ही था। तो आप सबको अवॉइड करना है, मैं बताऊंगा किस तरह से अवॉइड हो सकता है ये। ठीक है, दूसरा जो मैंने आपको बताया, दूसरी मेरी मिस्टेक ये रही थी कि मैंने टेलीग्राम पे काफी मेरा टाइम वेस्ट किया। टेलीग्राम पे टाइम वेस्ट करने का मतलब, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि टेलीग्राम पे ग्लोबल ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनको ज्वाइन करो, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब मैंने इसको बिल्कुल दिल पे ले लिया था। इस बात को मैंने क्या किया था कि मैं अपना दिन का मतलब आप ये मान के चलो कि अगर मैं दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ रहा था ना, तो मैंने उसके अंदर लगभग 4 से 5 घंटे ये लगा लो, मैं सिर्फ टेलीग्राम के ऊपर बैठा रहता था, टेलीग्राम खोल के। और जितने क्वेश्चन आते थे मैं उनको सोल्व करता रहता था, उनको भेजता रहता था। और क्वेश्चन भेजने के बाद ऐसा नहीं है क्वेश्चन भेजा मैंने बंद कर दिया फोन। क्वेश्चन भेजने, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मेरे सोल्व हो जाता था ना, तो मैं उस क्वेश्चन को देखता रहता था, उस आंसर को ना देखता रहता था कि यार देख, तूने सोल्व कर दिया, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, तूने सोल्व कर दिया। कैसे खुश खुश होता रहता था अपने मन मन में कि ये तो मजा आ गया। ठीक है, लोग तारीफ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो यही सब सोचता रहता था। और इस चक्कर में मतलब दिन के 4 से 5 घंटे में सिर्फ टेलीग्राम पे ही दे देता था। तो ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, इतना टाइम मुझे नहीं देना चाहिए था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पर उसको बंद करके रख दो। जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस करते रहो जब मन करे। पर मैं तो रेगुलरली हैबिट बना ली थी मैंने तो अपनी। ये काफी टाइम मेरा टाइम वेस्ट हुआ इससे। ठीक है, तीसरा क्या था, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या, वही रैंक वन वाली ओवर थिंकिंग कि रैंक लेके आनी है, 1 से 10 के बीच में ही रैंक लानी है और कुछ लाना ही नहीं है, सिंगल डिजिट चाहिए। ये ऐसी ओवर थिंकिंग बना ली है दिमाग के अंदर, एक्सपेक्टेशन बना ली एग्जाम से पहले ही, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी नंबर आ रहे थे तो कॉन्फिडेंस भी आने लग गया था। तो गलत था ये चीज, क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ ना, टेस्ट सीरीज में तो इतने आते थे, बट मेरा फाइनल अटेम्प्ट में 53 नंबर आए थे। तो देख ही लो आप, क्या चीज, क्या टेस्ट सीरीज के नंबर कोई मैटर नहीं करते हैं, ये भी आप सीख सकते हो यहाँ से। ठीक है, फोर्थ क्या था कि मेरे कुछ कंसेप्ट भी मेरे वीक रह गए थे। यहाँ पे भी मेरे कुछ कंसेप्ट वीक थे। मेरा मैकेनिक्स तो बेसिकली आज भी थोड़ा थोड़ा वीक ही है, बट मैकेनिक्स मेरा काफी वीक था उस टाइम पे, तो काफी वीक था। तो मैकेनिक्स पे भी मैंने अब की बार कम ही ध्यान दिया था उस टाइम पे भी, 20 वाले अटेम्प्ट में भी। तो ये मेरा काफी वीक रहा। इस तरह से कुछ कुछ कंसेप्ट मेरे अभी भी वीक रहे थे। तो ये भी मेरी एक गलती रही, जो मैं मानता हूँ। मतलब इसलिए बेसिकली साइकोलॉजिकल सारे इश्यूज ही रहे मेरे 20 वाले अटेम्प्ट को खराब होने के लिए। तो इसीलिए मेरा 19 के अंदर मेरा स्कोर आया था 51, और 20 के अंदर मेरा स्कोर आया था 53। सिर्फ 2 ही मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ था, कुछ कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, बकवास इंप्रूवमेंट बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने 21 वाला अटेम्प्ट दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली एग्जाम फियर जो सब मैं जिसको सबसे पहला रीजन पे मैंने इसको रखा है एग्जाम फियर को, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जाम फियर किस किस तरह से तो आ जाता है और किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हो एग्जाम फियर को। ठीक है, ये सब मैं आपको डिस्कस करता हूँ आप सबके साथ। तो एग्जाम फियर के सबसे पहले रीजन डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह क्या क्या रीजन रहते हैं, क्या क्या वजह रहती है कि हमारे हमें एग्जाम फियर आ जाता है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि फियर ऑफ लो स्कोर। ये सबसे बड़ा रीजन है एग्जाम एग्जाम में फियर आने का, डर आने का। क्या है कि मतलब अगर हमसे क्वेश्चन नहीं होते ना, तो हम ये सोचने लग जाते हैं यार मेरे नंबर बहुत कम आने वाले हैं। ये एग्जाम फियर ना हम बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं टेस्ट सीरीज से ही। और ये सबसे बड़ी गलती है। टेस्ट सीरीज के अंदर, आप जब टेस्ट सीरीज आपने खरीदी है, कोई टेस्ट सीरीज आप उसको दे रहे हो, तो उसके अंदर चाहे आपके 0 नंबर आए, चाहे आपके 5 नंबर आए, 10 आए, 20 आए, 100 आए, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको किसको दिखाने हैं वो नंबर? आपके वो खुद के नंबर है ना, आपको इंप्रूवमेंट खुद से करना है वहां पे। आप अभी अगर आप उसी में ऐसे सोच के बैठोगे कि यार अगर मेरे यहाँ पे 80 नंबर नहीं आए तो मैं दूंगा ही नहीं दोस्तों, या फिर मैं डिमोटिवेशन आ जाएगा, तो ये फिर फायदा क्या है उस चीज का? टेस्ट सीरीज में तो कम नंबर आ रहे तो खुशी की बात है ये तो। आपको पता तो चल रहा है कि आपकी गलतियां क्या है। अगर यही फाइनल एग्जाम में कम आ रहे होते तो फिर क्या कर लेते? तो इनको एज अ पॉजिटिव वे में लिया करो। एक लो स्कोर का कभी भी अपने माइंड में फियर मत क्रिएट करो। अगर आप इस फियर को टेस्ट सीरीज से ही रिमूव करना चालू करोगे ना, टेस्ट सीरीज से ये सोच लोगे कि यार अगर कम नंबर भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देखोगे कि यार धीरे धीरे करके ना ये चीज आपके दिमाग से वैसे ही हटने लग जाएगी। लो स्कोर वाली जो दिक्कत है, और एग्जाम में जाके भी फिर ये वाली चीज आपको परेशान नहीं करेगी। सेकंड क्या दिक्कत रह जाती है कि फियर ऑफ लेटिंग डाउन अदर्स एक्सपेक्टेशंस। अब ये तो हमारी सोसाइटी के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम है।
कि लोगों ने, हमारे जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी है, अब आप सबके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, उन सब ने बोल बोल के ना एक ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर दी है। एक आपने आपकी पढ़ाई को देख के या फिर आपको देख के लोगों ने ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस बना ली है कि यार ये तो ये करेगा, ये तो वो करेगा, ये तो वो करेगा। तो आपको ना, जब आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा ना उतर पाऊं, कहीं, और दूसरों की एक्सपेक्टेशन है वो, अब आप इस वर्ड को बड़ा ध्यान देना, वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस है, वो आपकी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस है। आप दूसरों के लिए क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? आप आपको, अगर आप यही सोचते रह जाओगे ना कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन को क्या हुआ, अगर कम नंबर आएंगे तो, अगर कम नंबर आएंगे, अगर कम आएंगे, अगर अगर क्यों कर रहे हो, कम नंबर का क्यों सोच रहे हो? आप ये सोचो कि आपके ज्यादा ही नंबर आने वाले हैं, ठीक है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी एक्सपेक्टेशन से, आपको अपना बेस्ट दे के आना है, बस यही दिमाग में रहना चाहिए आपको, ठीक है? ये सबसे बड़ा रीजन रहता है कि हम दूसरों के एक्सपेक्टेशन के ऊपर जीने लग जाते हैं। आपको दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे नहीं जीना, आपको खुद की एक्सपेक्टेशंस पे जीना है। आपको खुद को, अपने आप को खुद को बिल्डअप करना है, दूसरों को बिल्डअप नहीं करना है, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या रहता है कि टेकिंग योर टेस्ट सीरीज मार्क्स वेरी सीरियसली। अब टेस्ट सीरीज के नंबर को हम काफी सीरियसली ले लेते हैं, ये भी काफी ज्यादा दिक्कत की बात है। ये मैं तो बड़ी जब से यही बता रहा हूँ, यही वाली बात बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज में कोई नंबर आए आपकी, आप ही की टेस्ट सीरीज है, वो आप ही के स्कोर है। जैसे ही टेस्ट में स्कोर आता है ना, उस पर हाथ रख लो, देख लिया, हाथ रख लो, किसी को मत दिखाओ। अपना हाथ रख के और अपनी गलतियां वहां से ढूंढो। आपने हाथ रख लिया, इसका मतलब अपनी आंखों पे भी मत हाथ रख लेना कि मैं इनको देखूंगा, इनको सीखूंगा ही नहीं इससे। उस टेस्ट, मतलब किसी को हाथ रखने का मतलब है किसी और को चाहे मत भी बताओ, पर आप वहां से अपनी गलतियां पकड़ लो। आपने क्या क्या गलतियां करी है वो आप वहां से देख लो, वो आप वहां से सीख लो। तो वही सब फायदा है उन टेस्ट सीरीज का। मैंने एक बात सुनी थी, कोई मैंने वीडियो देखी थी, उसमें एक बंदे ने बात कही थी कि अगर उसके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते थे ना, तो वो उल्टा खुश होता था कि हाँ, उसके पास इंप्रूवमेंट करने के लिए मौका है। तो आप भी खुश हुआ करो टेस्ट सीरीज में कम नंबर आने पे, दुखी मत हुआ करो, ठीक है? मैंने आपको बताया ना, मेरी टेस्ट सीरीज के अंदर 20 वाले अटेम्प्ट में मेरे टेस्ट सीरीज में कम नंबर आते थे, ठीक है? मतलब ज्यादा नंबर आते थे और मेरा फाइनल स्कोर कम आया। और मेरे 20 वाले अटेम्प्ट में मेरे टेस्ट सीरीज में कम नंबर आते थे और मेरा स्कोर ज्यादा आया। अब कुछ लोग ये भी समझने लग जाएंगे कि उल्टा होता है टेस्ट सीरीज का, हमेशा ऐसा भी नहीं है। कई बार जिसके ज्यादा आते हैं, ज्यादा भी आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मेन बात ये है कि टेस्ट सीरीज के नंबरों को दिल पे नहीं लेना है आपको। और अगर आप टेस्ट सीरीज के नंबरों को दिल पे ले लोगे ना, ये भी एक एग्जाम फेयर का कारण बन सकता है आपके लिए, ठीक है? फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा कि सेटिंग अ वेरी हाई बार फॉर योरसेल्फ। तो ये भी, यही मैंने भी किया था कि जो मेरा 20 वाला अटेम्प्ट था, एग्जाम फेयर क्यों आया था, क्योंकि मैंने अपने लिए काफी ज्यादा हाई बार क्रिएट कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं रैंक 1 से 10 के बीच में लेके आनी है मुझे तो, ठीक है? और उसके लिए सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही छोड़ सकता हूँ मैं। और अगर पेपर ही इतना टफ हो कि उसमें लोग ही 3-4 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपको थोड़ी पता है कि पेपर, आपने, आपके सामने पेपर आया, आपको थोड़ी पता बाकी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, तो वो किसी से भी नहीं हो रहा, ठीक है? तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा, तो डरो मत, क्या पता वो हर किसी से ना हो रहा हो। तो अपने लिए एक ऑलरेडी हाई बार मत सेट करो। ऐसा मत प्लान बनाओ कि मुझे इतने नंबर लेके आने हैं या मुझे ये करना है। आपके सामने क्वेश्चन आए हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, आपको इसको सोल्व करना है, बस आपका ये टारगेट होना चाहिए। अगर आपने इसको सोल्व कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा देखी जाएगी, पर आपको सोल्व करना है। अगर आप इसको सोल्व ही नहीं करोगे, अगर आप अभी से ही टेंशन ले लोगे इस चीज की, तो फिर नंबर कहाँ से आएंगे? फिर कुछ होगा कहाँ से, फायदा क्या होगा उस चीज का? मतलब टेस्ट जो आपने दिया, हुआ क्या उससे? अगर पहले से ही ऐसे सोच लोगे, नंबर कब आएंगे जब आप सोचोगे ही नहीं। रिलैक्स होके, उस आपका मोटिव होना चाहिए, मुझे क्वेश्चन करने हैं बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? तो ये आपके सामने मैंने 4 रीज़न बताए, एग्ज़ाम फ़ियर के जो 4 रीज़न रहते हैं, ठीक? उसके बाद फिर एक मैं आपको बता देता हूँ, एक है कि एग्ज़ाम फ़ियर, अब मैं बताऊँगा आपको कि एग्ज़ाम फ़ियर के रीज़न बता दिए। अब इस एग्ज़ाम फ़ियर से डील कैसे करें? बचें कैसे एग्ज़ाम फ़ियर से, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहला क्या रहेगा कि आप प्रॉपर स्लीप लो, ठीक है? और अच्छा खाओ। इसका मतलब ये है कि मतलब कोई बाहर का जंक फूड वगैरह मत खाओ। अगर जंक फूड वगैरह खाओगे तो क्या होगा कि अब जैसे एग्जाम के लिए अब सिर्फ 2 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है? अब अभी इस टाइम पे एग्जाम वेयर सबसे ज्यादा हो रहा होगा, तो कैसे डील करना है कि हमें एक तो अपनी स्लीप साइकिल के ऊपर कंट्रोल रखना है। हमें अपनी आदत यही बनानी है कि हम रात को ही सोएं। आदत ये मत बनाओ कि दिन में सो रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, ऐसी आदत मत बनाओ। आदत ये होनी चाहिए कि हम रात को सोएंगे और सुबह पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे, ठीक है? और खाना खाओ, अच्छा हेल्दी खाना खाओ, क्योंकि जंक फूड खा लेते हैं, फिर हमें नींद आने लग जाती है जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो। और या फिर हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। अब आजकल तो वैसे ही कोविड वगैरह का टाइम चल रहा है, नया वायरस भी आ रहा है। तो आपको हेल्दी खाना है ताकि आप बीमार ना पड़ जाओ यार अपने एग्जाम से पहले। अगर एग्जाम से पहले बीमार पड़ जाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में फियर आना ही आना है। तो मतलब ये सब कुछ एक पूरा साइकिल है, तो आपको ये कैसे अवॉइड होएगा? एक तो अच्छी नींद लोगे तो अवॉइड होएगा, एक अच्छा खाना खाओगे तब अवॉइड होगा, ठीक है?
सबसे पहला काफी कॉमन पॉइंट है ये, हर कोई बताता ही है, पर फिर भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ताकि अगर किसी को फिर भी अगर किसी को अब तक वीडियो पसंद आ रही हो, ऐसा लग रहा हो कि हाँ अच्छी चीजें बताई जा रही है, तो वो फॉलो कर ले इस चीज को। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा कि ऑलवेज थिंक दैट यू हैव अ प्लान बी इवन इफ यू डोंट हैव एनी प्लान। ठीक है, ये मतलब एक काफी अच्छी चीज, मतलब मैं तो काफी फॉलो करता था इसको। अपने माइंड को इस तरह से पागल बनाओ कि मेरे पास कोई प्लान बी है, चाहे तुम्हारे पास हो चाहे ना हो। ये सब चीजें बाद में देखी जाएगी, चीजों को ना बाद के लिए छोड़ दिया करो, कि मतलब अभी मेरा फोकस रहना चाहिए कि मुझे गेट देना है, मुझे इसमें बढ़िया नंबर लेके आने हैं। अगर ये अच्छा होगा नहीं होगा, जिससे क्या रिजल्ट आने वाला है, वो सब कुछ बाद में देखी जाएगी। वो सब कुछ जब टाइम आएगा जब देखेंगे। अभी प्रेजेंट में क्या, प्रेजेंट में मेरे पास क्या ऑप्शन है, प्रेजेंट में मेरे पास ये ऑप्शन है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ूंगा मैं तभी नंबर आएंगे, मुझे प्रैक्टिस करनी है जब भी मेरे नंबर आएंगे। तो अपने दिमाग को इस तरह से प्लान पागल बनाओ कि अगर मेरा गेट खराब भी हो गया ना तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं भूखा मर जाऊंगा या फिर मैं मर जाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने कोई आदमी आज तक ऐसा सुना है, गेट 1.5 लाख बच्चे गेट देते हैं मैकेनिकल के अंदर, 1.5 से 2 लाख बच्चे गेट देते हैं। तो आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई कोई ऐसी न्यूज आ रही हो कि भाई इसका गेट नहीं हुआ तो फिर इसने जिंदगी में कुछ नहीं, रेडिया ही रेडिया लगानी शुरू कर दिया? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। जिसका भी गेट नहीं होता, गेट तो बहुत कम लोगों का क्लियर होता है। ठीक है, बचे हुए लोग भी तो कुछ ना कुछ करते ही है अपनी लाइफ के साथ। तो हर किसी का कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अपने दिमाग को भी इसी तरह सेट सेट करो कि आपके पास प्लान बी है, चाहे हो चाहे ना हो। ठीक है, अगर आप ये सोच लोगे ना, बस इतना ही सोच लोगे, तो आप देखोगे कि अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके दिमाग में। चाहे हो या ना हो, बिल्कुल भूल जाएगा अगर फ्यूचर की बातों को, सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दो। अपने दिमाग को जैसे ही ये पागल बना दोगे, दिमाग को लगेगा कि हाँ मेरे पास एक बैकअप प्लान है, तो ये खराब भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो रिलैक्स होके पढ़ेंगे। और जब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा गेट का पेपर भी जाएगा। आपने ये भी देखा होगा कि जैसे कभी कोई जॉब, किसी कोई एक जॉब लग जाती है ना, तो उसके बाद अगर किसी दूसरी जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारा अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। लेना होगा तो ले लेगा, नहीं लेगा तो कौन सा मैं मर जाऊंगा भूखा, मेरे पास कुछ अगली जॉब भी तो है ना। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा। अपने दिमाग में ये सेट करके चलो, अगर गेट नहीं होना तो मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा। आपके दिमाग को नहीं पता क्या करूंगा, किसी को नहीं पता क्या करने वाले हो, पर कुछ ना कुछ तो करूंगा, ये सोच लो बस। ठीक है, ऐसे भी आप अपना एग्जाम फियर डील कर सकते हो, ऐसे भी। तीसरा क्या है कि आप रेगुलर रिवीजन रखो। जो भी आपकी मतलब जो भी आपका जो जिस भी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, उसकी रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी रिवीजन कम होगी ना, तो आपको फिर एग्जाम में जाने से पहले आपको ऐसा लगेगा यार ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, वो भी छूट गया। तो रिवीजन कंटिन्यू रखो, हर सब्जेक्ट की रिवीजन आपकी पूरी प्रॉपर रहनी चाहिए। और रिवीजन में आपको क्वेश्चन पे जरूर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अगर रिवीजन रहेगी, उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, उसी से एग्जाम बढ़िया जाने वाले हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, तो नेवर फॉरगेट दैट देयर इज लाइफ आफ्टर एग्जाम्स। तो मैं ये तो बहुत बोल ही चुका हूँ कि हर एग्जाम, इस कोई भी एग्जाम है वो आपकी जिंदगी नहीं डिसाइड करने वाला है। ठीक है, ये बात ठीक है कि इस एग्जाम से ये कुछ हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम खराब हो गया तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, आप फेलियर बन के रह जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना, जब ये सब एग्जाम साइकिल आपकी खत्म हो जाएगी, जब अभी एग्जाम वगैरह का पीरियड खत्म हो जाएगा, तो आपको रियलाइज होगा कि यार मतलब ये सब कितनी छोटी चीजें थी मेरी लाइफ के अंदर। अभी आगे लाइफ में बहुत कुछ है देखने के लिए। खाली ये एक एग्जाम ही सब कुछ नहीं है आपका, कि यही सब कुछ, ये ऐसा लोग बोल देते हैं कि बस यही एग्जाम है, इसको इस पे फोकस कर लो फिर जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एक आपकी लाइफ बची हुई है इसके आगे। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे दिल पे मत ले लिया करो किसी भी एग्जाम को। एग्जाम है, देंगे, क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। दिमाग में अगर ये बना के एग्जाम देने जाओगे तो वह ठीक ही होगा, फिर वो बेकार नहीं होने वाला। ठीक है, काफी कम लोग इस चीज को सोच पाते हैं, इसीलिए वो सक्सीड कर जाते हैं एग्जाम के अंदर। और जो लोग नहीं सीख पाते ना इस चीज को, जो लोग नहीं समझ पाते, वो लोग रह जाते हैं, फिर वो ऐसे सोचते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो मैं पहले ही ये सोच लेना था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे कुछ ना कुछ ऐसा करने की। देखना ये होता ही ये है। ठीक है, तो ये बेसिकली आज की वीडियो के बारे में, आज की वीडियो में लगभग यही सारी चीजें थी। आई होप आप सबको काफी कुछ चीजें जानने को मिली होगी। मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट्स बताए, मैंने आपको 19 वाला क्यों खराब हुआ, 19 वाला मेरे टेक्निकल एरर की वजह से खराब हुआ है, और 20 वाला मेरे साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो बेसिकली मैंने हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ सीखा ही है। 19 में अपने वो खत ठीक कर लिए, 20 में मैंने अपना 21 में मैंने अपना साइकोलॉजिकल ठीक किया, और फिर मैंने अपना 21 वाला अटेम्प्ट दिया ही। और इसमें फिर मेरे 84.1 मेरे मार्क्स थे, 79 मेरी रैंक थी। ठीक है, तो ये अब देख रहे हो आप, मेरी 19 के अंदर मेरी रैंक 9800 समथिंग थी, और 20 में मेरी रैंक 6800 कुछ थी। तो मतलब इतनी ज्यादा रैंक के बाद 79 रैंक लाना, मतलब काफी एक खुशी का माहौल था उस टाइम पे, काफी एक अंदर से एक सुकून था।
क्योंकि बार्क भी रिटर्न क्लियर हो गया था, तो बार्क से भी कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ गेट जैसा एक सिमिलर एग्जाम क्लियर कर लिया तो शायद कुछ अच्छा अब आगे हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। तो जैसे मोटिवेशन मैंने यहाँ पे लिखा था, बट आई मैंने मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो पूरी की पूरी वीडियो में मैंने काफी सारी चीजें मोटिवेशन वाली ऑलरेडी बताई दी है आप सबको। बट यही बात मैं कहूंगा कि हमारा दिमाग काफी चालाक है। एक लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, ये लाइन को जरूर फॉलो करना। मैं हमेशा सुबह उठते ही हमेशा ये लाइन अपने दिमाग में जरूर सोचता हूँ, ठीक है। दिमाग बहुत चालाक है, ये हमेशा भागेगा, ये हमेशा भागेगा। इसे भागने मत दो, इस पे कंट्रोल कर लो बस किसी तरह से। ठीक है, इसको अपने हिसाब से चलाओ। इसे आपके इसको आप मत, आपको मत चलाने दो। इसको आप अपने हिसाब से चलाओ। अगर आपने अपने दिमाग के साथ खेलना सीख लिया ना, उसको उसको उससे खुद उससे बात किया करो। ठीक है, उसको खुद अपने मतलब बेसिकली खुद से बात किया करो, खुद को समझाया करो, एज अ थर्ड पर्सन खुद को समझाया करो। उससे तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। अपने आप को खुद को बताया करो यार कि तू किस लिए तू यहाँ पे आया था। ठीक है, तुझे पढ़ना है, तू पढ़ने के लिए आया था, तुझे तुझे अपना गेट का एग्जाम निकालना है। तो तेरा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, तुझे कोई सोशल मीडिया नहीं देखना, तुझे कुछ नहीं देखना। तुझे पढ़ना है, तुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो यहाँ पे ज्यादा मेहनत कर लेगा ना, वो एग्जाम निकल जाएगा। वो वो सक्सीड कर जाएगा। ठीक है, और जो जो मेहनत जो जिसने कंजूसी दिखाई मेहनत में, फिर उसका कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना है। यही मैं अभी मोटिवेशन के लिए बोलना चाहूंगा। बाकी मैंने काफी चीजें ऑलरेडी पहले आपको बताई थी मोटिवेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में ही। तो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे अगर आप वेबसाइट पे जाके और वहाँ इनकी ऐप पे जाके अगर आप मेरा नाम सर्च करते हो शुभम बंसल, तो आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी। तो ये मेरी वहाँ पे फोटो लगी होगी। टोटल अब तक मैं 7 स्पेशल क्लासेस मैं वहाँ पे ले चुका हूँ अनअकैडमी के ऊपर। ठीक है, उन 7 स्पेशल क्लासेस में से 3 स्पेशल क्लासेस के टॉपिक ये रहे। ठीक है, जिसको नहीं पता बता देता हूँ। बची हुई 3 स्पेशल क्लासेस जो है, एक टेस्ट सीरीज के ऊपर है, टेस्ट सीरीज कैसे देनी है। एक टाइम टेबल के ऊपर है। एक शॉर्ट नोट्स के ऊपर है। यहाँ पे मैंने अपने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं। ठीक है, और फिर एक मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन लिया हुआ है, जहाँ पे मैंने आप सबके डाउट्स क्लियर किए थे। तो देखना, आप में से काफ़ी लोगों के भी सिमिलर डाउट्स होंगे, तो आप वो वाली सेशन भी जरूर जाके देखना। तो यहाँ पे आप जाके मेरी स्पेशल क्लास दे सकते हो। ये सारी की सारी क्लासेस फ्री हैं। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी का। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और अगर आपको लिंक से नहीं खुल पा रहा है, तो आप अनअकैडमी पे जाके अनअकैडमी गेट आप ये लिख दो, तो आपको सामने सीधा टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप इस पे ज्वाइन कर लो। इस पे हमारी जितने भी क्लासेस के अपडेट्स हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। जो भी टेस्ट सीरीज के अपडेट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो जाओ फटाफट जाके ये चैनल भी ज्वाइन करो। तो बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अनअकैडमी में 2 तरह का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। तो प्लस के अंदर कुछ बेनिफिट्स है, जैसे प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट मिलेंगे, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड आपको कोर्स दिया जाएगा। क्रैश कोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल है, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस अवेलेबल है, और इन सबका आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ठीक है, ये कुछ प्लस के बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, जो कि आपको 1 to 1 गाइड करेगा पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे। ठीक है, आपको सारी चीज बताएगा कि आपको कब क्या चीज पढ़नी है, किस टाइम क्या पढ़ना है। और आपको डेडिकेटेडली डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। मैं भी एक डाउट क्लियरिंग एजुकेटर हूँ। आप एक ग्रुप है जहाँ पे आप अपने सारे के सारे डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, आपके डाउट का वहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। आपके जो भी कोच होंगे वो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको कहीं फालतू घूमने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, पर्सनलाइज्ड आपकी टेस्ट एनालिसिस होगी, जो भी आप टेस्ट दोगे उसका। स्टडी बूस्टर सेशंस लिए जाएंगे आपके, और आपको एक स्टडी प्लानर बना के दिया जाएगा, और आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग आपको एक प्लान बना के दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन के प्राइस के बारे में। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 12 मंथ्स का, उसका प्राइस है 32,450 रुपीज। और आइकॉनिक का जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, उसका प्राइस है 56,450 रुपीज। तो अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर देते हो S1SEL10, ये दोनों में एप्लीकेबल रहेगा, प्लस में भी आइकॉनिक में भी, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने भी आप मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको उसके ऊपर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद, विच इज S1SEL10। तो आप जाओ जाके, अगर आपको सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, तो आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करना। ठीक है, तो अगर आपका कोई दोस्त का प्लान कर रहा है, तो आप उसको भी ये सजेस्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, अपने कमेंट करो, आपका जो भी कोई डाउट होगा वो मैं ताकि क्लियर कर पाऊँ अगली वीडियो में। और अब मुझे पता चले कि क्या क्या वीडियो में मुझे चेंजेस करने की जरूरत है।
और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में ये बेल आइकन है इसको आप प्रेस कर देना, ताकि जो भी मेरी अब आगे वीडियोज़ आएँगी उनके बारे में आपको अपडेट मिल जाए। और जो भी मेरी अनअकैडमी की जो मेरी प्रोफ़ाइल है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी मेरी अनअकैडमी पे वीडियोज़ हैं उनके भी आपको लिंक्स यहाँ पे मिल जाएँगे। ठीक है? आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस तरह की वीडियोज़ आगे भी आती रहेगी। आप बस इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनके भी कुछ डाउट्स क्लियर हो पाएँ। ओके, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। आप सबका धन्यवाद।